अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है, कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बाजरा की वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके ले अधिक पैदावार। पशुओं में गलघोटू रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय। बाजरा की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसा कि राज्य में बारिश हो गई है, ऐसे में जो किसान बाजरे की खेती करने जा रहे हैं वे किसान बाजरे की उन्नत तकनीक से खेती करें। तो आप किस प्रकार से करें बाजरे की उन्नत तकनीक से खेती ताकि आपको बाजरे की अधिक पैदावार मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। राम राम से किसान भाइयों, आज हम बाजरे की उन्नत कृषि के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि खरीफ सीजन में बाजरे की फसल प्रमुख फसल है जो दाने और चारे के हिसाब से बहुत उपयोगी है। और बाजरे का जो क्षेत्रफल देखें तो हमारे पूरे जिले और राज्य में बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है और हर किसान भाई बाजरे की बुआई करता है, जो दाने के लिए भी करते हैं और उससे पशुओं के लिए हरा चारा और सूखा चारा प्राप्त होता है। इसलिए बाजरे की फसल से दोनों उद्देश्य किसान भाइयों के पूरे होते हैं। दूसरी चीज़, बाजरे की फसल को हम लोग सभी प्रकार की भूमियों में खेती कर सकते हैं। हल्की से मध्यम दोमट भूमि जहाँ जल निकास अच्छा हो और बरसात कम से लेके मध्यम बरसात जहाँ पे वर्षा होती है वार्षिक, वहाँ तक 600 mm बारिश तक हम लोग इसकी अच्छे से खेती कर सकते हैं। और दिन प्रतिदिन बाजरे की फसल से किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। हम लोगों को सबसे पहले जो उन्नत किस्में हैं उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जो बाजरे की है बहुत स्थानीय किस्मों का भी किसान भाई चयन करते हैं, क्योंकि चारे की अच्छी उपज प्राप्त होती है, लेकिन उसमें चारा तो बहुत मिल जाता है लेकिन दाने की उपज थोड़ी कम प्राप्त होती है। इसलिए उन्नत या जो संकर किस्में हैं उसका सिलेक्शन करके, उसका चयन करके यदि किसान भाई लगाए तो चारे की और दाने की दोनों की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। तो इसी संदर्भ में जो उन्नत किस्में हैं हमारी, जो हमारे किसान भाई जो लगा रहे हैं खेतों पे, तो उनमें से हमें जो बात कर रहे हैं, जैसे राज 171 है, HHB 67 इम्प्रूव्ड है और ICMH 356 है, RH भी 173 है, RH भी 177 है, RH भी 223 है। इस प्रकार की जो किस्में हैं, जो उन्नत और संकर किस्में हैं, उनका सिलेक्शन का चयन करके यदि किसान भाई लगाएंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को अच्छी बाजरे की उपज और दाने की उपज और चारे की उपज प्राप्त होती है।
तो इसके साथ में हमें बात कर रहे हैं कि भूमि की किस हिसाब से तैयारी करें कि किसान भाइयों को ज़्यादा उत्पादन मिले। बारानी क्षेत्र है जहाँ पे ज़मीन खाली रहती है, कुछ फसल नहीं है, वहाँ पे हमें उस ज़मीन को गर्मियों की गहरी जुताई करके खुला छोड़ दे 2-3 महीने के लिए। जो मई और जून के महीने में जो समस्या है कीड़ों और बीमारियों की या जो बहुवर्षीय खरपतवार है उनकी, तो उससे भी निजात मिलता है। दूसरी चीज़, जब वर्षा होती है तो पहली जो वर्षा होती है उसका खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाता है, तो हमारा जल संरक्षित उसमें होता है। और उसके बाद में हम बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी। खेती की तैयारी, इसके लिए खेत की सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरकों का उपयोग, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। बाजरे की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हम लोग उसमें समन्वित जो पोषक प्रबंधन हमारे को ध्यान रखना चाहिए। 2 से 3 साल के अंतराल हमारे को जो गोबर की खाद है उसका सही उपयोग करना है। जैसे 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद उस खेत में उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बाजरे की अच्छी उपज प्राप्त होगी। और 90 किलोग्राम जो नत्रजन है वो उपयोग करना है और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस जो तत्व है उसका उपयोग करना है। और पोटास की बात करें तो पोटास हमारी मिट्टी परीक्षण के आधार पे यदि पोटास की कमी है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पोषक तत्वों का विशेष प्रबंधन और ध्यान रखना पड़ेगा। और जहाँ असिंचित है या वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में या स्थानीय किस्मों का जो उपयोग करते हैं किसान भाई, वहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का 30 से 60 किलो तक नाइट्रोजन का उपयोग करें और फास्फोरस का 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो इस प्रकार से पोषक प्रबंधन का ध्यान रखेंगे तो अच्छी उपज और अच्छी दाने की उपज और चारे की उपज प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये पोषक प्रबंधन हमारे किसान भाइयों को करना है। बाजरे का बीज दर प्रमाणित बीज 4 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को बुआई के लिए काम में लेना है। और उसके साथ में बीजोपचार का विशेष ध्यान रखना है। जो हमारा बीजोपचार मुख्य रूप से सपेलट की बात करें तो उसमें 8.75 जो मिलीलीटर दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से जो हमारी इमिडाक्लोप्रिड 600 FS है उसकी साथ में यदि उपचारित करेंगे हमारे किसान भाई तो उसमें ये सफेद लट की समस्या नहीं आएगी। उससे उसी दवा से इस बीजोपचार से बचाव हो जाएगा। बुआई की विधि और दूरी, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 12 सेंटीमीटर को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। तो 15 जून के बाद में जो पहली वर्षा आती है उसके बाद में बाजरे की जो फसल की बुआई शुरू हो जाती है और बुआई पूरा जो है 15 जुलाई तक बुआई चलती है। इस टाइम पे बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन चारे का और अनाज का दोनों का प्राप्त होगा। खरीफ सीजन में जैसे वर्षा होती है, नमी मिलती है तो जमीन हमारी भूमि में इतने सारे खरपतवार फसल के साथ में उग जाते हैं जो फसल से पोषक तत्वों के लिए, जगह के लिए और नमी के लिए और हमारी जो धूप के लिए, प्रकाश के लिए, इनके लिए जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब फसल हमारी करीबन 20 दिन की बजाय 20 से 25 दिन की उस टाइम में निराई गुड़ाई करके, खड़ी फसल में निराई गुड़ाई करके किसान भाई खरपतवारों को निकाल दे। उसके बाद में फायदा मिलेगा उसमें और फसल अच्छी उपज होगी, अच्छी उत्पादकता हमें प्राप्त होगी। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान पशुपालन से जुड़े हैं उनके पशुओं में बारिश के मौसम में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनका समय पर निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों का भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा ही एक रोग है गलघोटू रोग। इस कारण के कारण पशुओं का उत्पादन काफी कम हो जाता है और कभी कभी तो पशु की मौत भी हो जाती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए पशुपालकों को इस रोग के प्रति सचेत रहते हुए पहले से ही पशु का बचाव करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे एक अज्ञात बीमारी जिसके बारे में बोलते हैं कि अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु दर बहुत बढ़ गई है
और अभी ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जो गर्मी थोड़ी सी होती है और अचानक बारिश आ जाती है, वातावरण में आर्द्रता आ जाती है, इसमें कीटाणु बढ़ने लगते हैं। तो अज्ञात बीमारी तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अनुमान से कहें तो गलघोटू एक बीमारी है जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। अक्सर यह देखा जाता है कि जो गायें जो हैं या जो पशुधन है वो अगर चरने जाते हैं या अपना खाना खा रहे हैं, स्टॉल फीडिंग भी हो रही है, तो वो शाम के समय में चर के आते हैं तो वो उस समय ठीक रहते हैं। रात तक में उनके गले से गला फूलने लगता है और नाक से आवाज़ आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, निमोनिया हो जाता है। शाम तक में, रात तक में ये डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ही आपको पता चले कि ये नाक से इसमें पानी आ रहा है, आवाज़ जो है घों घों की आवाज़ आ रही है, नाक से आवाज़ आ रही है, ठीक से बुखार काफ़ी तेज़ है, खाना नहीं खा रहा है, तो अगर हम तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेंगे तो हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 2-3 घंटे या 5 घंटे भी लेट हुआ तो वो मृत्यु हो जाती है, तुरंत निमोनिया हो जाता है और वो मृत्यु हो जाती है। तो वो वहाँ पर किसान भाइयों को लगता है कि कोई अज्ञात बीमारी शाम तक सही था और सुबह में मर गया। तो ये इस तरह से गलघोटू का बहुत आक्रामक बीमारी होती है और कंटेजियस है, मतलब छुआछूत की बीमारी है। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं। उपचार भी है लेकिन इसका बचाव भी है। बचाव के लिए हम लोग के पास टीका है। टीका जो है गलघोटू का टीका उपलब्ध है। ये गलघोटू के लिए जो टीकाकरण करा सकते हैं। टीका का नाम गलघोटू का टीका, HS का टीका, HS इंग्लिश में नाम है, ऐसे गलघोटू का टीका इसी नाम से उपलब्ध है। बहुत सी कंपनियां बनाती हैं लेकिन इसी के नाम से, गलघोटू के टीके के नाम से उपलब्ध है। और वो 2 से 3 ml उसमें चमड़ा में या मांस में दीजिए। थोड़ा सा सावधानी इस चीज़ में रखना पड़ता है कि वो ठंडा में लाना पड़ेगा आपको अपने घरों तक, और ठंडे समय में जब दिन का तापमान ठंडा रहे उस समय, शाम के समय में जनरली हम लोग टीकाकरण करते हैं और तब तक इसको बर्फ़ में इस टीका को रखना आवश्यक होता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने, मध्यम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ तेज गति की हवाएं चलने और घने बादल छाए रहने के साथ अच्छी वर्षा होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों जैसे बाजरा, ज्वार, मूंग, मोट की बुआई के लिए उन्नत बीज उपचार के लिए रसायन और उर्वरकों की व्यवस्था कर लें, जिससे बारिश होते ही बिना देरी किए बुआई की जा सके। किसान भाई बाजरा, मूंग, मोट और
ज्वार की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। मूंग की उन्नत किस्में SML 668, MUM 2, RMG 62, RMG 268, K 851। मोठ की उन्नत किस्में RMO 257, RMO 225, RMO 435, RMO 423 व RMO 40 का चयन करें। और ग्वार की उन्नत किस्मों में RGC 936, RGC 197, RGC 986, RGC 1002, RGC 1003 व RGC 1066 का चयन करें। बुआई के समय बीज उपचार के बाद ही बुआई करें। इसके लिए बाजरा और मोठ के बीज को बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए 3 ग्राम थायराम और दीमक से बचाव के लिए 4 मिलीलीटर क्लोरोपैरीफास प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार के बाद ही बुआई करें। ग्वार, मूंग, मोठ के बीजों को कवकनाशी एवं कीटनाशी के उपचार के बाद उपयुक्त जीवाणु खाद से उपचारित कर कुछ देर छाया में सुखाकर बुआई करें। किसान भाई बाजरा की बुआई के लिए 4 किलो, मूंग और ग्वार के लिए 16 किलोग्राम और मोठ के लिए 12 से 16 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेवें। आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावना है, अतः मूंगफली की फसल में सिंचाई को कुछ समय के लिए स्थगित करें और खड़ी फसल में किसी भी प्रकार के रसायनों का छिड़काव न करें। बारिश के मौसम में संतुलित हरे चारे के लिए बाजरा और ज्वार के साथ लोबिया और ग्वार के साथ मिलाकर बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अड़तपुरा, जिला जयपुर के कृषक जगदीश प्रसाद ने। ये कुओं और नलकूपों को वर्षा जल से रिचार्ज करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पानी सबके लिए जरूरी है। पानी नहीं तो कोई प्राणी नहीं। पानी प्रकृति की एक अनमोल देन है जो सभी प्राणियों को जीवन देता है। इसका सबसे बड़ा संग्रह भूमि है और यह संग्रह वर्षा से भूमि में पहुंचता है। लेकिन आज मनुष्य के कुप्रबंधनों के चलते वर्षा का पानी बहकर नदी नालों से होते हुए समुद्र में चला जाता है और आजकल वर्षा भी कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम हो रही है। ऐसे में इस पानी को नहीं सहेजेंगे तो भूमि का जलस्तर बहुत नीचे चला जाएगा और सिंचाई या पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। इसलिए जितना पानी भूमि से निकालिए उससे भी अधिक संचय करने की जरूरत है। वर्षा जल संचयन के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से आज कुएं और नलकूपों के रिचार्ज की बात करेंगे। आइए पहले कुओं के रिचार्ज की तकनीक जानते हैं। कुआं से 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 फीट रखते हैं। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे के तल पर 4 इंच चौड़ा पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं। इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर, 2.5 फीट की दूसरी परत में छोटे पत्थर और अंत में रेत भरते हैं। इसी गड्ढे से 3 फीट दूरी पर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई 10 फीट रखते हैं और गहराई 3 फीट रखते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट रखते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच की पाइप द्वारा जोड़ देते हैं। वर्षा का पानी पहले 3 फीट गहराई वाले गड्ढे में जाता है और इस पानी के साथ जो भी कचरा या गंदगी बहकर आती है इसी गड्ढे में रह जाता है और फिल्टर होने के बाद 10 फीट गहरा वाले गड्ढे में जाता है। इस गड्ढे से पानी अच्छी तरह से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता है।
बता दें कि इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। आइए अब नलकूप यानी ट्यूबवेल रिचार्ज की तकनीक समझते हैं। नलकूप के चारों ओर 2 मीटर आकार का गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद गड्ढे की ऊंचाई तक जो मुख्य पाइप होता है उस पर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप के चारों तरफ 4 से 5 मिलीमीटर आकार के छेद करने वाली मशीन से छेद बना देते हैं। फिर उस पर नारियल की रस्सी बांध देते हैं, साथ ही उसके ऊपर बारीक जाली भी बांध देते हैं। अब गड्ढे में पहले मोटे पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, उसके ऊपर बजरी और अंत में बारीक रेत डालते हैं और ऊपर लगभग 1 फीट तक खाली रखते हैं। इस तरह से इस गड्ढे को भर दिया जाता है। इसमें वर्षा का पानी आएगा, वह इसमें छनकर पाइप से नलकूप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से नलकूप का रिचार्ज होता है। यह तकनीक किसान ही नहीं, शहरों में भी अपनाया जाता है। इससे भूमि का जलस्तर बढ़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस तकनीक में भी 5 से 7 हजार रुपए तक का खर्च आता है। तो आप जागरूक बनिए और आपके एरिया में अगर भूमि का जलस्तर नीचे आ रहा हो तो इन तकनीकों को जरूर अपनाइए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।